This program is brought to you by EOBI का नारा महफूज कल हमारा। राइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, एक दफ़ा फिर हमने दावत दी है मोहम्मद अली फ़िरोज़मान खान को, जो कि हेड ऑफ कमोडिटीज़ हैं एट फाउंडेशन सिक्योरिटीज़। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। राइट, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं कि जो कमोडिटीज़ हैं वो हमें रेड जोन में नज़र आ रही हैं इंटरनेशनली डेफिनेटली, और इसके जो मेन रीज़न है उस पर तो हम बात कर ही रहे हैं। सबसे पहले हम ऑयल के हवाले से बात करते हैं। ऑयल को हम देख रहे हैं कि 5 मंथ्स का इसने लो बना लिया, 94 के करीब हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। क्या आप देख रहे हैं जो क्राइसिस, मेन जो क्राइसिस है, पहले उस पर बात करते हैं कि क्या ऐसे मेन क्राइसिस हैं कि जिसकी वजह से हमने इसको इतना रेड जोन में देखा है? फर्स्ट, इसमें जो दो मेन इसके अंदर रीज़न है जिसके अंदर हम इसको रेड जोन में देख रहे हैं। फर्स्ट, 90s के बाद जो है आपके यूएस का जो इन्वेंट्रीज़ हैं वो मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छा अपने आप को इन्वेंट्रीज अपने मेंटेन की हैं। सेकेंडली आपके ग्रीस का क्राइसिस है। अब इसमें एक सेंटीमेंट हमारे यहाँ यूज़ होता है कि जैसी आपकी इकोनॉमिक कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होना शुरू होती है, ठीक है, तो हम एक एनालाइज कर रहे होते हैं कि जी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है तो आपकी क्रूड ऑयल जो है उसकी कंजम्पशन भी कम होगी, तो उस वजह से भी एक नीचे मेजरली डाउनफॉल इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो डाउनफॉल है इसके अंदर। तो इस वजह से आप 94 के अंदर प्राइस देख रहे हैं, जबकि इसमें जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं वो चाह रही हैं इसके अंदर कि जी $100 पर बैरल के अंदर क्रूड ऑयल रहे, जबकि आप OECD जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है इसके अंदर यूरोपियन जो कंट्रीज़ आती हैं, अब वो अगर उसके अंदर आपका जो बायर्स है, मेजर बायर्स आपकी यूरोपियन कंट्रीज, अगर वो मेजर बायर्स उसको कहते हैं कि जी हम इतना अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी इकॉनमी से ट्रिकल डाउन इफेक्ट आया हुआ है और हम अपने जो इकॉनमी को सस्टेन नहीं कर सक रहे और हमारा इन्फ्लेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसकी जो आपकी पेमेंट्स हैं, हमारी पेमेंट्स जो आपने लोन्स लिए हुए हैं वो भी कम हो रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये कि टेम्प्रेरी मेजर्स लेना पड़ता है डाउन साइड के ऊपर। तो अभी जो इशू चल रहा है ग्रीस का, अगर वहाँ पे दोबारा इलेक्शंस होते हैं जो कि बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि और यूरो जोन से वो एग्जिट करता है, तो फिर क्या आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म में कमोडिटीज़ के ऊपर असर? देखिए, अगर यूरो जोन से अगर ग्रीस अलग होता है तो ये ग्रीस के लिए बेहतर है, मगर यूरोप के लिए भी साथ में बेहतर है, क्योंकि एक चीज़ को लिंगर ऑन करना, आप ठीक है फाइनेंशियल डेट क्राइसिस के अंदर आया हुआ है, मगर हर दफ़ा आप उसकी हेल्प आउट कर रहे हैं और वो अपने डेट्स पूरे नहीं कर सकता। 10 ईयर्स बॉन्ड पे 36% के ऊपर अगर उसकी यील्ड आ रही है तो इसका मतलब ये कि वो आप परफॉर्म नहीं कर रहा, एक इकॉनमी वैसी परफॉर्म नहीं कर रही, उसके बाद आप मजीद प्रेशर डाल लेंगे जी आपने इसकी यील्ड इंक्रीज़ कर दी, उसके बाद सॉवरेन डेट में उन्होंने 51.3 राइट ऑफ किया, ठीक है, वो किस लिए किया कि तकरीबन किसी तरीके से ग्रीस को बचाया जा सके। ठीक है, तो उसका असर कमोडिटीज़ पर क्या होगा? चलें, वो आपने कहा कि यूरोप के लिए बेहतर है, ग्रीस के लिए बेहतर है, कमोडिटीज़ के लिए कितना बेहतर है? कमोडिटीज़ को यहाँ से हम फर्दर क्या परफॉर्म करते हुए देखेंगे? देखिए, अगर कमोडिटीज़ के लिए देखें तो आपकी जिस तरह यूएस सेंट्रल बैंक में बाइंग फेज के अंदर आ जाता है कि गोल्ड वो बाई करना शुरू होता है, इस तरह से हम यूरोपियन सेंट्रल बैंक का भी देख सकते हैं कि उसमें भी बाइंग आना शुरू हो सकती है गोल्ड के अंदर ख़ास तौर पे। तो वहाँ से ये देख रहे हैं कि अगर वो उन्होंने अपने रिजर्व्स इंक्रीज़ करते हैं लोअर साइड के ऊपर, तो आगे जाकर वो अपना इम्पैक्ट ले सकते हैं कि जब हायर प्राइसेस पर थोड़ा बहुत सेल डाउन करके अपने रिजर्व्स इंक्रीज़ करें और अपना जो मनी अगेंस्ट मनी वाला जो सिनेरियो उससे थोड़ा सा अपने आप को डिविएट कर सकें। राइट, तो गोल्ड के हवाले से बताइएगा, सॉरी ऑयल के हवाले से, कि क्या इसकी रेंज जो है मज़ीद आपको नज़र आ रही है इस वीक में? देखिए दानिश, रेंज जो है वो अब वैसे जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हम रेंज देख रहे थे वो 100 to 120 देख रहे थे, मगर जब से ये 94 को टच कर रहा है, हाँ, तो इस वीक की रेंज इस वीक की रेंज 92 को भी आराम से टच कर सकता है करंट उसके अंदर। अच्छा। ठीक है, अगर 92 को टच करता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेवल है वो 85 का लेवल है। अच्छा। मगर वो थोड़ा सा दूर लग रहा है और मे बी पॉसिबल कि यहाँ से रिबाउंड भी ले लें 97 के ऊपर। ठीक है, चलें गोल्ड पे कुछ बात करते हैं। गोल्ड को भी हम देख रहे हैं कि 1554 पर इस वक्त हमें गोल्ड जो है वो ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, और इनफैक्ट पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं तो सोने की कीमतें डेफिनेटली, अगर आज मार्केट खुलेगी, अभी जब खुलेगी तो सोने की कीमतें मज़ीद आज कम होंगी पाकिस्तान में, लेकिन इतनी ज़्यादा हम नहीं देखते क्योंकि जो रुपी है वो डिवैल्यू हमें होता हुआ नज़र आता है, डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। लेकिन गोल्ड फिर भी आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से 1554 पर आ चुका है, सपोर्ट लेवल इसका यहाँ पे कहाँ पर है? देखिए, हमारा जो पिछली हम लोग के प्रोग्राम्स में बात हुई थी, हमने 1550s का हम जिक्र करते जब 1600s के करीब चल रहा था, ठीक है, तो 1550 टेक्निकल लेवल्स को वो टच कर चुका है। नाउ अब यहाँ से एक छोटा सा सेंटीमेंट चाहिए कि रिबाउंड कर सकता है, ठीक है, अराउंड 75 के करीब रिबाउंड कर सकता है, मगर ऑन दी लोअर साइड 1514 का हमें एक थर्ड रेजिस्टेंस नज़र आती है, थर्ड सपोर्ट नज़र आती है कि जहाँ पर ये
नीचे की साइड पे जो है ना ये कर सकता है, डाउनवर्ड साइड पे टच कर सकता है। मगर एक जो सबसे ज़्यादा इसको टच डाउन या आप मूवमेंट है, मूवमेंट सिर्फ इसकी बेस करी कि यूएस का डेटा क्या आता है। वो डेटा अगर आपका नॉर्मली अच्छा आता है तो वो उसको डाउनवर्ड्स पुश कर देगी। अगर डेटा अच्छा नहीं आता, जिस तरीके से जेपी मॉर्गन का हम देख रहे हैं 2 बिलियन का लॉसेज है, जेपी मॉर्गन की न्यूज़ थी, साथ में मिशिगन कॉन्फिडेंस की न्यूज़ थी, तो मिशिगन कॉन्फिडेंस को उसने कट ऑफ करके जेपी मॉर्गन का इम्पैक्ट लिया और मार्केट ऊपर चली गई थी $10। तो इस तरह के इम्पैक्ट यूजुअली ट्रिगर डाउन कर रहे होते हैं मार्केट की मूवमेंट। ठीक है, तो आज जो डेटा आ रहा है अमेरिका का, अगर वो अच्छा आता है डेटा, तो यहाँ पे डॉलर जो मजीद हमें स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ सकता है। अगर डॉलर मजीद स्ट्रॉन्ग होगा तो मजीद यहाँ से आप देख रहे हैं गोल्ड के नीचे जाएगा। और अगर डेटा अच्छा आता है तो कोई शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा करेंसी पे या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा यूएस करेंसी पे? देखिए जी, डेटा जब भी आता है, ठीक है, वो तो पिछले मंथ्स का उसको डेटा आ रहा होता है, ठीक है, उसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यूजुअली कोई भी डेटा आता है उसका 20 मिनट से ज़्यादा इम्पैक्ट रहता नहीं है, ठीक है। 20 मिनट के बाद मार्केट्स वहीं दोबारा जिस फेज में जा रही होती हैं वापस वहीं रिटर्न बैक करना शुरू कर देती हैं। अगर इसका डेटा अच्छा भी आ जाता है आज, क्योंकि जो भी हम डेटा भी राइट नाउ कैलेंडर इसमें चार्ट्स में देख रहे हैं वो ऑलरेडी 0.8 था तो 0.2 एक्सपेक्ट करें। जब हमने एक्सपेक्टेशंस ही अपनी लो कर दी हैं, तो जब आपकी फोरकास्ट ही लो है, तो अगर उससे थोड़ा सा बढ़ जाता है तो मार्केट में ये कि यूएस डॉलर स्ट्रांग होता हुआ इसके अंदर नजर आ रहा है, ठीक है, तो उससे ये कोई डाउनवर्ड साइड पे मजीद पुश डाउन कर सकता है। राइट, गोल्ड के वाले से बताइएगा कि गोल्ड में आपके ख्याल में इस वीक जो है मजीद आप क्या देख रहे हैं, बुलिश, बेयरिश या न्यूट्रल इस वीक के एंड पे? देखें, अभी गोल्ड को मैं ये नहीं कहता कि प्योर जो है बेयरिश है, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। इसमें ये है कि आपका थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज पे अगर इसकी मूवमेंट देखें तो बहुत स्लो मूवमेंट है, क्योंकि आपकी QE3 नहीं आया हमारे पास, ठीक है, उसके अलावा आपकी ग्रीस क्राइसिस है, तो और कोई मेजर करेंसी जो है वो ग्रोथ शो ही नहीं कर रही। जब वो शो ही नहीं कर रही तो सिर्फ एक USD है जिसके अगेंस्ट गोल्ड मूव कर रहा है, तो इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत लिमिटेड हो गए हैं गोल्ड के अभी इम्पैक्ट लेने के लिए। तो अभी मतलब ये कि बेरिश मोड पे, मगर बहुत न्यूट्रल किस्म का बेरिश है, बहुत स्लोली आपकी डाउन साइड पे जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि गोल्ड जो है इजीली अब फिलहाल जैसे हम देख रहे हैं कि डाउन साइड पर है, 1500 को भी क्रॉस कर सकता है डाउन साइड पे? देखें, अगर मैं उसका टेक्निकली देखूं इस तमाम करंट सिनेरियो को, तो 1450 को भी टच कर सकता है, ठीक है, टेक्निकली फंडामेंटली मुश्किल है, क्योंकि अगर ज़्यादा पैनिक आता है, ग्रीस निकलता है, तो फिर बाइंग इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और बाइंग अगर बढ़ना शुरू होती है तो फिर जो है इम्पैक्ट जो है ये अपर साइड के ऊपर लेना शुरू कर देगा। अब बाइंग तो लेकिन अभी भी बढ़ रही है। अगर इंडिया की बात करते हैं तो आज ये न्यूज़ आ रही थी कि इंडिया में जो ज्वेलर्स हैं उन्होंने यहाँ पर फिजिकल बैंक शुरू कर दिए गोल्ड में, और फिजिकली बैंक देखे जा रही है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है, फिजिकली वहाँ पर बाइंग है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं गोल्ड 54 पे हमें नज़र आ रहा है। $10 की मजीद $6 की कमी जो मजीद आज ओपनिंग से हम देख रहे हैं। देखिए, इंडिया के जो सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो कि गोल्ड कंज्यूमर्स हैं, सेकंड जो है चाइना की बात आती है। इंडिया ने जब अपनी ड्यूटीज़ इंक्रीज़ की थी उसके बाद से इनकी इंपोर्ट उतनी नहीं हुई जितनी इनकी पहले थी, तो मेजर इम्पैक्ट नहीं आ रहा इंडियन इकोनॉमी का बाइंग के अंदर, ठीक है। सेकेंडली चाइना के अंदर भी स्लो डाउन हुआ है, तो ओवरऑल इसका डाउनवर्ड साइड के ऊपर भी चल रहा है, क्योंकि अब इसमें जब बाइंग इसके अंदर कम है, सेलिंग ज़्यादा है, सेलिंग प्रेशर की बाइंग मतलब इसके अंदर ट्रेडिंग थोड़ी सी कम हो रही है गोल्ड के अंदर इंटरनेशनली भी, तो थोड़ा सा वॉल्यूम्स बहुत कम हो गए, तो फिर वो बहुत स्लोली किसी भी साइड पे जा रहा है। मतलब ये है कि आपकी क्योंकि इंडियन बाइंग कम है तो उस वजह से थोड़ा सा डाउनवर्ड साइड के ऊपर जा रही है। ठीक है, तो गोल्ड के लिए अभी क्या इनफैक्ट ओवरऑल अगर कमोडिटीज़ की हम बात करते हैं, क्या आपके एडवाइसेज हैं हमारे व्यूअर्स को कि इस वक्त क्या साइडलाइन में रहना चाहिए, किस तरह से पोजीशन जो हम अपनी लेनी चाहिए? देखें, अगर पर्टिकुलरली गोल्ड की बात करें या ऑयल की बात करें, थोड़ा सा ये है कि आपके लॉन्ग जिस हम पोजीशन ले रहे होंगे $10-12 का हम लोग इम्पैक्ट लेने की कोशिश करते हैं, पोजीशंस में गेंस लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसकी बजाय अगर हम छोटे मतलब $2-3 या $4 के अंदर हम निकलने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। छोटा ज़्यादा रिस्क नहीं लें। लॉन्ग टर्म में आप समझ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में फिजिकली यहाँ पे पीमैक्स में जो इनफैक्ट ऑफर करी जाती है, फिजिकली लॉन्ग टर्म में यहाँ पे गोल्ड की बाइंग बनती है। फिजिकली देखें, गोल्ड कभी भी महंगा नहीं होता, ठीक है। गोल्ड हमेशा जिस प्राइस पे ख़रीदा होता है उससे बेहतर आपको रिटर्न्स देकर जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म में साल के आखिर में तकरीबन हमारी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, मगर वो साल के आखिर अब अगर अभी आप बाइंग करें तो बाइंग का बुरा टाइम नहीं है ये, फिजिकली बाइंग कर सकते हैं, मगर स्लोली बाइंग करना शुरू करें, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू करें। ठीक है। एक दफ़ा फिर यहाँ पर हम न्यूज़ जो है आज की उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं, और हम बताते चलें इस वक्त ऑयल के हवाले से आपको कि ऑयल जो है वो हम देख रहे हैं कि
5 मंथ के लो पर हमें जो है वो नज़र आ रहा है। $94 पर बैरल पर हम देख रहे हैं कि ऑयल जो है वो हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। $94 पर बैरल पर 106 तक जाने के बाद वहाँ से हमने देखा कि ऑयल में डिक्लाइन है। ऑयल प्राइसेस फेल टू नियर $94 बैरल ट्यूसडे इन एशिया, एक्सटेंडिंग अ 2 वीक सेल ऑफ दैट हैज़ ब्रॉट क्रूड टू अ 5 मंथ लो। और साथ साथ जो अगेन वही जो हम बात कर रहे थे, अभी यहाँ पे भी बात कर रहे थे अली, जो कि गवर्नमेंट के इशूज़ चल रहे हैं ग्रीस के वहाँ पे बनाने के लिए और रियल इलेक्शंस की बातें हो रही हैं, उसका इम्पैक्ट जो हमें यहाँ पर लेता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ साथ अगली न्यूज़ जो है वो गोल्ड के हवाले से थी कि गोल्ड को भी हम देख रहे हैं कि जो इनफैक्ट इस ईयर के गेन थे वो तमाम तर गेन जो है वॉश आउट कर दिए हैं गोल्ड ने। और गोल्ड को हम देख रहे हैं 1554 पर अब से कुछ देर पहले हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था। और उसका रीज़न ये है कि यूरो को हम देख रहे हैं कि हमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइनिंग साइड पर नज़र आ रहा है। अमेरिकन डॉलर को हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ होता हुआ नज़र आ रहा है कि जिसकी वजह से गोल्ड के भी हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो हमें नीचे आते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल अगर कमोडिटीज़ की बात करते हैं तो अगली न्यूज़ कमोडिटीज़ के हवाले से भी है कि वो भी हम देख रहे हैं कि ओवरऑल हमें रेड जोन में नज़र आ रही हैं। लेकिन कमोडिटीज़ में ट्रेड करने का फ़ायदा ये होता है, हमारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर प्राइसेस ऊपर हों या नीचे हों तो दोनों तरफ जो है वो आप अपनी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। अगर प्राइसेस अगर नीचे की जानिब जा रही हैं तो आप शॉर्ट सेलिंग जो है वो कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग करके जो अगर प्राइसेस नीचे की तरफ जा रही हैं तब भी आप अपना एडवांटेज जो है वो ले सकते हैं। अगर प्राइसेस ऊपर की जानिब जा रही हैं तब भी जो एडवांटेज है वो आप ले सकते हैं, ये कहना हमारे एक्सपर्ट्स का। तो कमोडिटीज़ में इनफैक्ट अगर प्राइसेस नीचे की जानिब भी जा रही हैं तो आप अगर ट्रेडिंग के लिए प्लानिंग करें तो आप नीचे की जानिब भी आप जो है इनफैक्ट अर्निंग कर सकते हैं। हाँ, शॉर्ट सेल करें और बाद में उसको बाय बैक कर लें तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस वक्त आप समझ रहे हैं कि जो गोल्ड है उसमें शॉर्ट सेलिंग जो है वो बनती हुई आपको नज़र आ रही है, बजाय इसके कि आप बाइंग करें फॉर प्राइसेस जो हाई जाएँ तो शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे बनती है। देखिए, बाइंग तो अभी मुनासिब नहीं लग रही ऑन दी फ्यूचर। फिजिकल के अंदर इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। फ्यूचर की बात करें तो इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है तो फिर आप ये है कि आप सेल करें, मार्केट नीचे जा रही है और वहाँ से उसको बाय करके ऑफसेट कर दें, ठीक है। मगर अपने पॉइंट्स कम करें। अगर आप करेंगे 10 पॉइंट्स लेने, उसके बजाय 4 या 5 पॉइंट्स में निकलने की कोशिश करें। अगर 1 आउंस में काम करें $1.20 के बाद आपको ब्रेक इवन बनना शुरू हो जाता है। जबकि अगर आप 100 आउंस के अंदर काम करें तो $1 के अंदर ही मूवमेंट के अंदर ही आपके 9,000 रुपये बन जाते हैं, जिसमें से आपके 2-2.5 रुपये आपका जो है वो बनता है, आपकी कॉस्टिंग बनती है। तो बेहतर ये कि कम पॉइंट्स के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग हम ये भी देखते हैं अली कि काम कर रहे होते हैं लेकिन वो ये सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी 1584 1585 पे गोल्ड उन्होंने ले लिया। अब जब गोल्ड नीचे आ रहा होता है वो कहते हैं नहीं जी वापस जाएगा, और वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। आप समझते हैं जो भी ट्रेडिंग आप कर रहे हैं स्टॉप लॉस ज़रूरी है अपने लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड करने से पहले आपको थोड़ी स्ट्रेटजी आपको ऑन द पेपर ड्रॉ करनी चाहिए कि मुझे कितना लॉस बर्दाश्त करना है, ठीक है। $5 का करना है, $10 का करना है, 15 का करना है, 20 का करना है। अब ऑल डिपेंड्स अपॉन दी कैपेसिटी कि मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। मैंने $10 लेने तो मुझे तकरीबन 900 रुपये का फ़ायदा होगा, ठीक है। 900 रुपये के अगेंस्ट मैं क्या 200 रुपये देना चाहूँगा या मैं इसको लॉन्गर टर्म रखना चाहूँगा। बेहतर ये होता है कि आप कट करें, ठीक है। आप मतलब आपके लॉस कट करें, फिर आप दोबारा बैठते हैं। अगर आप लॉस नहीं कट करते तो वो फिर आपका अकाउंट जो आहिस्ते आहिस्ते स्लोली जो है वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। तो एट द राइट टाइम कट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी आपका नुकसान हो रहा है, आप सही जज करें कि किस जगह आपने पोजीशन काटनी है, देन आप दोबारा बैठ जाएं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। थोड़ी सी ये है कि आपका फीसेस वगैरह का थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, मगर वो मेजर इम्पैक्ट जो आपकी होल्डिंग की वजह से जो आपका अकाउंट के ऊपर पड़ता है वो नहीं पड़ेगा इसके अंदर। राइट। आज के डेटा के हवाले से कुछ बात करते हैं। डेटा जो हम देख रहे हैं कि आने वाले उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट है कि जिसका इम्पैक्ट जो आपको नज़र आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंडली आपका बिजनेस इन्वेंट्रीज़ है। बिजनेस इन्वेंट्रीज़ की खास बात ये है कि बिजनेस इन्वेंट्रीज़ पिछले मंथ के मुकाबले में कम होती हैं, देन इट्स ये एडवांटेज के तौर पे। अगर वो बढ़ती हैं इसका मतलब है कि बिजनेस रन नहीं कर रहे और वो पाइल अप हो रही है चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और रिटेल सेल्स जो है, अगर रिटेल सेल्स आपकी इंक्रीज़ हो रही है यूएस के अंदर, क्योंकि देखें आपने सारा जो डेटा जो है आपने अमेरिकन फ्लैग वाला उठाया हुआ है, तो जब हम जब भी डेटा गोल्ड का देख रहे होते हैं सारा यूएस इकोनॉमी का देख रहे होते हैं कि यूएस इकोनॉमी क्या मूव कर रही है कि नहीं कर रही। तो उसके अंदर देखना होता है कि जी रिटेल सेल्स, लोगों की कंडीशंस क्या है, लोगों की लिविंग्स क्या है, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या नेट डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। वो तमाम फैक्टर्स जो है ना हमें इसके अंदर देखने होते हैं कि क्या वो सर्वाइव कर सक रहे हैं या नहीं कर सक रहे हैं। तो ये सारी इसके अंदर है। हाउसिंग मार्केट का एक डेटा इसके अंदर है, जो हाउसिंग मार्केट
जो है कि अब थोड़ा बहुत रिवाइव करना शुरू हुई है, क्योंकि हाउसिंग मार्केट अकेले कुछ भी नहीं है। हाउसिंग मार्केट क्या डेटा बताता है? हाउसिंग मार्केट का देखें, हाउसिंग मार्केट के साथ इंडस्ट्रीज जो रिलेटेड है वो आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री, मॉर्गेज इंडस्ट्री है। मॉर्गेज इंडस्ट्री के बाद आपकी वर्क फोर्स है जो आपकी हाउसिंग नए हाउसेज जो बना रही होती है। स्टील इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री के अलावा उसके अलावा आपके दूसरी जो सीमेंट या दूसरी जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं वो आपके साथ जो है ना वो कंज्यूम हो रही होती हैं। तमाम पूरे का पूरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आपके इकोनॉमी को मूव अराउंड करता है। तो हाउसिंग मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यूएस के लिए। तो हाउसिंग मार्केट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लिया था जब स्लम आए थे। अच्छा। तो लोग जो है वो नए हाउसेज में मूव नहीं कर रहे थे। अब हाउसिंग अगर डेटा इंक्रीज कर जाता है तो वहाँ आपको इम्पैक्ट मिल जाएगा कि जी आपकी यूएस इकोनॉमी मूव करी ऑन द बेटर साइड। राइट, ये भी आज इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमें आता हो जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये डेटा के वाले से भी बात हुई हमारी, और साथ साथ हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो सेल्स बेस्ड डेटा है वो हमें आता हुआ नज़र आ रहा है। तो सेल बेस्ड जो डेटा होता है वो किस चीज़ की निशानदेही ज़्यादातर कर रहा होता है? सेल्स बेस सबसे ज़्यादा एक चीज़ आपके नॉर्मल जो आपके सेलर्स हैं उनका कितना आपके सेलिंग हुई है माल के अंदर, या फिर आपने उनका कितना नेट ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल हो गई। या इट मीन्स कि आपकी ऑन दी अदर साइड अगर उसको दूसरे साइड से देखें तो उसके अंदर ये कि आपके जो बायर है उसके पास कितना एक्स्ट्रा कैश था कि उसने वो तमाम चीज़ें ख़रीद ली। ठीक है। तो वो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन डिफाइन क्या होता है कि क्या वो बंदा जो परचेज़ कर रहा है क्या वो परचेज़ कर सकता था, इसका मतलब इकोनॉमी बेहतर थी, उसके पास एक्स्ट्रा फंड्स थे। अगर वो नहीं परचेज़ कर सकता था तो दैट मीन्स कि वो एग्जॉस्ट हुए में लोग। ठीक है। मैं चाहता था यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त जो है वो भी कम है। मैं जानना चाहूँगा कि जो एक दफ़ा फिर जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, ऑयल जो है आपके ख्याल में, मैं अगेन चाहूँगा कि उसकी रेंज आपको क्या लग रही है इस वीक में? इस रेंज जो है वो ऑयल रहेगा 92 to 97। और गोल्ड की 1517 to 1565 और 75 की तरह। आप समझ रहे हैं यहाँ से गोल्ड जो है वो अगेन गेन्स लेगा यहाँ से 1554 से? देखिए 1554 टेक्निकल लेवल था जो अब जिस पे पहुंच चुका है, जहाँ से हम थोड़ा सा रिबाउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तकरीबन थोड़ा ज़्यादा नहीं, $10 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर आपके गोल्ड सस्टेन भी कर सकेगा उसे? देखिए मार्केट इतनी सस्टेन चल रही है कि मार्केट पुश डाउन इतनी ज़्यादा तेज़ी से हो नहीं रही। तो अगर मूवमेंट डाउनवर्ड साइड पे जा रही तो बहुत मतलब प्रेशर के मतलब फ़ौरन नहीं जा रही, बहुत रेजिस्टेंस शो कर रही है। कल भी हमने देखा था कि 1591 तक हाई बनाया लेकिन वापस जो था वो नीचे आ गया था। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपके ख्याल में यहाँ से अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो क्या सस्टेन कर सकेगा, या आप समझ रहे हैं कि गोल्ड जो है वो डिक्लाइनिंग साइड पर ही है इस वक्त? अभी करंटली डिक्लाइनिंग साइड पे, जब कल 1559 के ऊपर जब रेंज पे चल रहा था तो उसके बाद भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डाउनवर्ड साइड के ऊपर प्रेशर है इसका। मगर ये प्रेशर जो है इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शो कर रहा है गोल्ड के। इतनी नॉर्मल, असल में गोल्ड एक नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, गोल्ड इटसेल्फ एक करेंसी है। आप समझ रहे हैं गोल्ड इस वक्त ये रिस्की एसेट बन चुका है? बिल्कुल, इस वक्त रिस्की एसेट बन चुका है। जिस तरह बाकी सारे रिस्की एसेट्स हैं, गोल्ड ऑफ सेफ हेवन के एरिया से अभी एग्जिट हुआ हुआ है। राइट, एग्जिट हुआ हुआ है। चलें, थैंक यू सो मच अली, आप हमारे साथ मौजूद रहे। पहले चीज़ थे मिस्टर मोहम्मद अली रफ़ीक़ुज़्ज़मा, हेड ऑफ सेल्स एट फाउंडेशन सिक्योरिटीज़, जो कि अपनी राय जो थी वो दे रहे थे। आज जो डेटा आने वाला है उसके वाले से आपको बता रहे थे, और साथ साथ जो एनालिसिस हैं वो आपको बता रहे थे। कल इंशाल्लाह सुबह 11:15 बजे आपसे कमोडिटी वॉच में जो मुलाकात होगी। जब तक दानिश अब्बासी को दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। This program was brought to you by EOBI का नारा, महफूज कल हमारा।